बेहद खास मेहमान केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी एबीपी न्यूज पर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। स्मृति जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। हम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेट विजिट को कवर कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से अमेरिका इस समय मोदी में है। हम उन डील्स और समझौतों के बारे में दर्शकों को जानकारी पहुंचा रहे हैं जिसके बाद भारत की सैन्य, सामरिक, रणनीतिक लिहाज से, आर्थिक लिहाज से, व्यापार के नजर से, निवेश के नजर से ताकत बढ़ती हुई नजर आएगी। सब कॉन्टिनेंट में भारत सबसे मजबूती के साथ उभरेगा। लेकिन मैं आपसे चाहती हूं कि आपकी, क्योंकि संवाद शैली जबरदस्त है, आप बिल्कुल सरल अंदाज में मेरे दर्शक को यह बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेट विजिट से सीधे उसके जीवन में किस तरीके का बदलाव आने वाला है। मुझे लगता है अभी आपके मंच पे आने से पहले मैंने एक एएनआई की फीड में देखा कि जी एरोस्पेस ने घोषणा की है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ वो कोई एमओयू साझा करेंगे जिसमें इंजन्स बनाने की प्रक्रिया में दोनों के बीच में समझौता होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से मेक इन इंडिया का आह्वान किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसका अहम हिस्सा है। इस प्रकार के समझौते उसको और भी पुख्ता करते हैं और भी बुलंद करते हैं। दो तीन विषयों पर, क्योंकि सब चर्चाएं डिफेंस कोऑपरेशन के आसपास क्योंकि केंद्रित रहती हैं, मैं थोड़ा हट के बताना चाहूँगी। आज लगभग 4 मिलियन मतलब 40 लाख हिंदुस्तानी अथवा जो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन हैं वो वर्तमान में अमेरिका में सबसे बड़ा डायस्पोरा बनाते हैं। हमारे देश से जो बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं उनमें से 20% वर्तमान में अमेरिका में पढ़ रहे हैं। अमेरिका के साथ वर्तमान में हिंदुस्तान की जो लैब्स हैं उनके साथ लगभग 200 एक्टिव कोलैबोरेशंस वर्तमान में चल रहे हैं। मतलब कि आज अगर आप हेल्थ केयर के सिस्टम को देखें अमेरिका में, तो हिंदुस्तान से 40% अमेरिका के जेनेरिक फॉर्मुलेशन सप्लाई होते हैं। मतलब हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बिजनेस अमेरिका के साथ है। तीसरा मैं कहना चाहूँगी, आज हम लोग अगर अमेरिका के साथ अपने निवेश को देखें तो अगर आप सिर्फ 2020 का आंकड़ा निकाल लें, $51 बिलियन अमेरिका ने हिंदुस्तान में निवेश किया है। लेकिन साथ ही अगर आप हिंदुस्तान कहाँ जाकर निवेश करता है, हिंदुस्तानी जो हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो टॉप 5 डेस्टिनेशंस में एक अमेरिका है। हिंदुस्तानियों ने लगभग $40 बिलियन अमेरिका में निवेश किया, 4 लाख नौकरियां अमेरिका में दिलवाई। तो ये मात्र एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस डायलॉग की दृष्टि से देखना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। हमारा यूएस के साथ कोऑपरेशन एनवायरनमेंट में है, हमारा यूएस के साथ कोऑपरेशन टेलीकम्युनिकेशंस में है, हमारा यूएस के साथ रिश्ता एजुकेशन में है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक नया फ्रेमवर्क यूएस के साथ तैयार किया गया 2023 में, जिसको और भी कहीं ना कहीं सशक्त किया गया। हमारा सबसे बड़ा डायस्पोरा आज अमेरिका में है जो सिर्फ हिंदुस्तान की चिंता नहीं करता बल्कि एक अपनी खास जगह यूएस पॉलिटिक्स में अपने लिए बना चुका है। तो सूक्ष्म दृष्टि से इस रिश्ते को ना ही देखे तो अच्छा है। मुझे लगता है हिंदुस्तान के बढ़ते कदम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे आगे की हमारी जो दौड़ है उसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के यूएस के साथ रिलेशंस और भी सुदृढ़ हों, ये बहुत लोगों की कल्पना है, बहुत लोगों की अपेक्षा है, बहुत लोगों की आकांक्षा है। और ये जो रिश्ते मजबूत अमेरिका के साथ हो रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा बहुत लोगों की कल्पना है, उनकी आकांक्षा है, ये भी मुझे लगता है यहाँ पर आपको बताना चाहिए दर्शकों को कि ये रिश्ते मजबूत भारत और अमेरिका के बीच अलाय के तौर पर नहीं बल्कि एक बराबरी के साझीदार के तौर पर, एक पार्टनर के तौर पर। और शायद वो आसान इसलिए क्योंकि चाहे विचारधारा का मुद्दा हो या फिर जरूरतों का मुद्दा हो या फिर जिस तरीके के सांस्कृतिक रिश्ते दोनों देशों के बीच रहे हैं उसका मुद्दा हो, वहीं से ये नेचुरल पार्टनरशिप की बुनियाद आसान हो जाती है दोनों देशों के बीच में आगे बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है कि ये आज विश्व को स्वीकार करना पड़ा है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को नए स्वरूप में परिभाषित करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान को आपको कहीं ना कहीं अछूता नहीं रखना है। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि कोविड एक ऐसी परिस्थिति लेके आया था जब ग्लोबल एक लॉकडाउन की अवस्था में कई राष्ट्रों को तब अपनी
मुश्किल परिस्थिति में टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट को लेकर, इनोवेशन को लेकर कितनी क्षमता है उसका तुरंत आभास हो गया था। हम एकमात्र वो देश हैं जिन्होंने वैक्सीन का न सिर्फ खुद प्रोडक्शन करवाया अपने देश में, 200 करोड़ से ज़्यादा डोजेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से न खुद अपने नागरिकों तक साझा करवाई, बल्कि 160 से ज़्यादा देशों तक हमारी वैक्सीन, हमारी फार्मास्यूटिकल पहुंची। पापुआ न्यू गिनी में आपने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो भावना देखी, वो भावुक होकर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव ने इसलिए किया क्योंकि मुश्किल परिस्थिति में जब मौत मंडरा रही थी, तब हिंदुस्तान ने बिना किसी शर्त के 160 से ज्यादा राष्ट्रों की सेवा की, मदद की। कल का जो योगा दिवस का आपने रिकॉर्ड देखा, 130 से ज्यादा राष्ट्रों का एक साथ आना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, वो अपने आप में अनोखा इसलिए भी था क्योंकि एक जमाना हिंदुस्तान ने देखा है जब हमें सपेरों का देश कहा जाता था। आपको अगर इकोनॉमिस्ट का हाल का आपने कवर देखा हो तो जिस हिंदुस्तान को वो लोग सपेरों का देश कहते थे, हाथी के दर्शन दिलवाते थे या किसी गरीब किसान का कार्टून बना देते थे, अब वो हिंदुस्तान को एक टाइगर के रूप में, एक बाघ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बाघ और बाइडेन की फोटो इकोनॉमिस्ट लगा रहा है। तो इसी से कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों को तो एहसास था ही कि हम, देखिए, हमने उपलब्धियों के दौर में भी विनम्रता नहीं छोड़ी अपनी। मार्स मिशन हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे देश में मार्स मिशन जिस लागत से बनाया गया, सक्सेसफुली डिप्लॉय हुआ, वो यूएस जैसी इकोनॉमी से 4-5 गुना कम लागत में किया गया। लेकिन तब भी हमने अपनी स्पेस की, अपनी उपलब्धि पे इतना घमंड नहीं किया। हमने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देखा कैसे स्पेस सेक्टर को खोल के हमने कहा जो राष्ट्र अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनकी मदद करेंगे सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट में। आप जो बात कह रही हैं कि उपलब्धियों के दौर में भी हमने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी, और साथ ही मुझे लगता है हम अपने मूल्यों को लेकर भी अडिग रहे कि जब दुनिया दो खेमों में बटी नजर आ रही थी, रूस यूक्रेन युद्ध के तौर पर, जब अमेरिका इस कोशिश में था कि किसी तरीके से हिंदुस्तान को अपने साथ लाकर खड़ा कर ले, तब भी भारत के सामने लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, देश हित, राष्ट्र हित। और जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में पहुंचने के बाद ये इंटरव्यू में भी किया कि साहब हम तटस्थ नहीं है, हम तो शांति के पक्षधर। स्मृति जी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस 9 साल के कार्यकाल में बार बार इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो अपनी पोटेंशियल को समझते हैं। हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो कभी भी हिंसक स्वरूप में विश्व के सामने नहीं आए। हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जिन्होंने अपनी सप्लाई चेन को अपनी पॉलिटिक्स के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। हम एक ऐसा राष्ट्र है जिन्होंने जियोपॉलिटिकली अपने लिए एक नई जगह बनाई है, लेकिन वो जगह जो बनाई है ना वो घमंड से परिभाषित होती है ना वो कमजोरी से परिभाषित होती है। तो ये जो अच्छा सा बैलेंस है कि हिंदुस्तान ने अपनी काबिलियत को तो दर्शाया ही है, लेकिन काबिलियत को दर्शाने के बाद बाकी वो राष्ट्र जिनमें ना वो काबिलियत थी, जिनमें ना वो आर्थिक हौसला था, उनको पीछे नहीं छोड़ा जी। और हिंदुस्तान की काबिलियत जो हमेशा तो आज भी जब G20 की प्रेसिडेंसी में हम चर्चा करते हैं तो हम अफ्रीकन नेशंस के बारे में चर्चा करते हैं, आइलैंड नेशंस के बारे में चर्चा करते हैं। जी जी। तो हिंदुस्तान की काबिलियत जो हमेशा रही, जब युद्ध का विराम हुआ रूस और यूक्रेन के बीच में, जी जी, आप अपनी बात हमने कहा हम दूसरे राष्ट्रों को भी मदद करेंगे। जी 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 जी। अब मेरा सवाल, जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध का विराम हुआ तब हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ हिंदुस्तानियों को बचाएंगे। मौका मिले तो हमने कई नेशनैलिटी के लोगों को बचाया। बिल्कुल जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं, मेरा सवाल और वो जुड़ा हुआ है नहीं, साहब, जो हिंदुस्तान की कूटनीतिक कोशिशें भारत की तरफ से की जाती रही, की जाती हैं और आगे भी की जाती रहेंगी, उनमें कभी कोई कमी नहीं आई। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि यहां पर जो एज हिंदुस्तान को मिल रही है, खासतौर से दुनिया के साथ अब जिस तरीके से हिंदुस्तान के रिश्ते नजर आ रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पर्सनल केमिस्ट्री, उनका जो मोदी मैजिक जो जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, उसकी कितनी अहम भूमिका? मुझे लगता है जिसको आप मोदी मैजिक कहते हैं, वो अपने देश के प्रति
भावना है जो बड़ी सरलता से हम मैजिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप गिफ्ट देखें जो राष्ट्रपति बाइडेन को दिया गया, लोगों का सिर्फ संदल का वो बक्सा दिख रहा है। उसे बनाया है जयपुर के कारीगरों ने। उसमें जो चांदी है वो पश्चिम बंगाल से है, गुड़ है महाराष्ट्र का, तिल है तमिलनाडु का, चावल है उत्तराखंड का, नमक है गुजरात का। लेकिन साथ ही श्रीमती बाइडेन को क्या गिफ्ट दिया गया है? ज्वेलरी के सेक्टर में डायमंड इंडस्ट्री हमारी नए आसमान छू रही है, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी इंडस्ट्री के लिए। तो आप देखें कि जब विरासत को भी प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें विकास की भी एक परछाई होती है। तो मैजिक शब्द का इस्तेमाल करना बड़ा सरल हो जाएगा। एक स्ट्रेटेजिकली थॉट आउट बायलैटरल रिलेशन, एक तरफ हिंदुस्तान ने $80 बिलियन का एफडीआई पाया यूनाइटेड स्टेट्स से, लेकिन अगर आप सीआईए की रिपोर्ट देखेंगे तो $40 बिलियन हिंदुस्तानी कंपनियों ने यूएस में निवेश किया है। तो आप जो बराबर के रिश्ते कह रही हैं, वो आज इस मुकाम पर हम लोग पहुंच गए हैं कि हम यूएस में सबसे बड़े डायस्पोरा बन चुके हैं। जी, बहुत खूबसूरती से स्मृति ईरानी आपने वो मोदी मैजिक को जो एक्सप्लेन किया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, मुझे ध्यान आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार कहते हैं ना कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, तो वही देश के प्रति जो भावना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वही मोदी मैजिक के तौर पर जो सामने उभर कर आती है और कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि जो पर्सनल केमिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर के दिग्गज नेताओं के साथ, उसी वजह से ये कूटनीति जो नए आयाम पर पहुंचती है। चलते चलते बस एक सवाल और कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये स्टेट विजिट, ये ऐतिहासिक दौरा, जहां पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं जो यूएस कांग्रेस की ज्वाइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित करेंगे, लेकिन घरेलू सियासत से हमले खत्म नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ा आरोप जो देश के विपक्षी दल लगा रहे हैं वो मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अमेरिका की स्टेट विजिट पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और साथ ही जो बैठक होनी है कल 23 जून को विपक्षी दलों की, 24 के लिए जो घेराबंदी, मोर्चाबंदी विपक्ष शुरू कर रहा है, उसे आप किस रूप में देखती हैं? मैं इतना कहूंगी कि आप प्रधानमंत्री मोदी के इस टूर को एक राजनीतिक नेता के टूर की दृष्टि से ना देखें। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। हिंदुस्तान की आकांक्षाओं को, हिंदुस्तान के संकल्पों को, हिंदुस्तान की काबिलियत को वो अमेरिका की पृष्ठभूमि पर रखने गए हैं। और ये भी ध्यान में हमें रखना चाहिए, जैसा कि आपने कहा, जिस सदन में वो बोलने वाले हैं वहाँ पर इस प्रकार का न्योता मिलना अपने आप में हिंदुस्तान के उभरते रोल को कहीं ना कहीं परिभाषित करता है, इम्पोर्टेंस को परिभाषित करता है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, यह अपेक्षित है कि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर किसी न किसी विषय पर न सिर्फ कटाक्ष करेगा, बल्कि विपक्ष सतत हमलावर रहेगा। लेकिन विपक्ष की अपनी काबिलियत कितनी है वो इस बात से प्रमाणित होती है कि आज विपक्षीय कोई भी दल अकेला प्रधानमंत्री मोदी से चुनाव हेड ऑन हेड लड़ ले, ये काबिलियत कोई भी विपक्षी दल या नेता नहीं रखता। तो जो खुद एक दूसरे में सहारा तलाशते हैं वो राष्ट्र को नेतृत्व क्या खाक दे पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी जी, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए और इतनी बेबाकी से हर सवाल का जवाब देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा, स्टेट विजिट, ऐतिहासिक और क्यों वो महत्वपूर्ण हो जाता है देश के लिए, उसे सरल शब्दों में स्मृति ईरानी ने सामने रखा आपके। और साथ ही साथ विपक्ष जिस तरीके के हमले कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, उसको लेकर विपक्ष को भी आईना दिखाने का काम स्मृति ईरानी की तरफ से किया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।